नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कंपोजिशन, जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो उसके बाद है इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है बेटा, जैसे आपके पास एक मैपिंग है ए टू बी की, ये है 1 2 3 ए बी सी, 3C से कनेक्ट है, 2B से कनेक्ट है और 1A से कनेक्ट है। अगर तो ये कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए टू बी, देन इट्स इन्वर्स विल बी ए फंक्शन डिनोटेड बाई एफ इन्वर्स सच दैट बी टू ए, where B set is A B C, A set is 1 2 3, A connected to 1, B connected to 2, C connected to 3। तो ये अगर कोई फंक्शन है बेटा तो ये उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स। ठीक है ना। अब इन्वर्स जो फंक्शन होता है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन में 1 1 ऑन 2 की क्वालिटी होगी। अगर फंक्शन 1 1 नहीं है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन है जो 1 1 नहीं है, ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, तो इसका इन्वर्स मैं निकालता हूँ यहाँ पर फ़िलहाल। तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा इसी तरीके से, ये आ जाएगा यहाँ पर ए बी सी और 1 2 3 4। तो ए कनेक्टेड है 1 से, B connected to, and 3 and 4 both connected to C। तो ये हो गया बच्चों इसका इन्वर्स। लेकिन आप चेक कर सकते हो कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो C की है ना वो एक से ज़्यादा इमेज होगी। हाँ, C हैज़ मोर देन 1 इमेज, therefore it is not a function। F inverse is not ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है ना। तो फंक्शन अगर उसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए कंपलसरी कंडीशन है उसके ऊपर, इट मस्ट बी 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है, वरना उसका इन्वर्स अगर आप निकालेंगे तो वो रिलेशन बन जाएगा फंक्शन की बजाय। नेक्स्ट मैंने बात की ऑन टू की। अगर आपका फंक्शन ऑन टू है तो उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन टू का। और इन टू है अगर आपका कोई फंक्शन तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि मैं एक इन टू का एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 और ए बी सी। तो ये फंक्शन आपका जो है इसमें डी जो है, डी की कोई प्रीमेज नहीं है, देयरफॉर इट इज़ इन टू फंक्शन है ये। अब हमने फाइंड आउट करना एफ इन्वर्स ए बी टू ए, यानी कि इसकी इन्वर्स मैपिंग फाइंड आउट करनी है। तो बी सेट आ जाएगा ए के प्लेस पर, ए बी सी डी, और ये है 1 2 3। तो ए कनेक्ट हो जाएगा 1 से, बी कनेक्ट हो जाएगा 2 से, और सी कनेक्ट हो जाएगा 3 से। अब डी की कोई इमेज ही नहीं है यहाँ पर, डी हैज़ नो इमेज, नो इमेज इन सेट ऑफ कोडोमेन, therefore it is not, f is not function, f inverse is not a function। यानी कि फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू होगा तभी उसका क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। जो थ्योरम है बेटा वो थ्योरम जो है कंपोजिशन मिक्स्ड थ्योरम है। तो बाकी 2 थ्योरम ऐसी हैं जो कंपोजिशन नहीं है, उनको एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद करवा देंगे हम। एक थ्योरम है इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज़ यूनिक, यानी कि बाइजेक्शन मीन्स अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है, यानी कि इंजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, तो वो क्या है, बाइजेक्टिव। यानी कि एक बाइजेक्शन का इन्वर्स क्या होता है, यूनिक होता है। और नेक्स्ट है इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन, यानी कि
किसी फंक्शन का अगर आप इन्वर्स करते हैं तो वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का ही इन्वर्स कर सकते हैं हम, और इन्वर्स करने के बाद जो फंक्शन मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, बाइजेक्शन। बाकी सारी थ्योरम बेटा कंपोजिशन से रिलेटेड हैं और कंपोजिशन सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। ये थ्योरम मैं करवा दूंगा आपको एक्सरसाइज फिनिश करने के बाद। तो एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है सेट एस कंटेन 1 2 3 ए फंक्शन एफ सच दैट एस टू एस डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। यानी कि देखिए स्टेटमेंट है आपके सामने 1.5 की, ये स्टेटमेंट है लेट एस 1 2 3 डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ सच दैट एस टू एस डिफाइंड एज बिलो हैज़ इनवर्स, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। तो हमने चेक करना है कि ये 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो 1 1 के लिए क्या करना है बेटा, 1 1 आपने चेक करना है कि 1 1 है नहीं। एरो डायग्राम भी बना सकते हो आप, या फिर एरो डायग्राम ना बनाकर आप ये चेक कर सकते हो कि दूसरे प्लेस पर कोई एलिमेंट रिपीट होता है या नहीं। रिपीट हो गया तो दैट मीन्स एक से ज़्यादा की इमेज बन गई वो, ठीक है ना। तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। दूसरे सेट में एस है, वो दूसरा सेट कोडोमेन का सेट, उसमें 3 एलिमेंट है और तीनों एक एक बार आए हैं यहाँ पर, यानी कि डेफिनेटली फंक्शन क्या है 1 1। उसके बाद ऑन टू है या नहीं है, ये आपने ये देखना है कि दूसरे प्लेस पर जो एलिमेंट है ऐसा ना हो कि कोई सेट का एलिमेंट रह जाए जो यहाँ पर ना आया हो। तो सेट में 3 एलिमेंट थे, दूसरे सेट में कोडोमेन में 1 2 3, तो सभी आए हुए हैं। तो देयरफॉर इट इज़ 1 1 एंड आल्सो ऑन टू, हैंस इट इज़ इन्वर्टिबल। और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 1 का रेसिप्रोकल 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3। तो इटसेल्फ, हाँ इटसेल्फ क्या हो जाएगा, ये इन्वर्टिबल, अपने आप का इन्वर्टिबल हो जाएगा ये। सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में जो सेकंड प्लेस पर है 1 1 वो 2 बार आ गया यहाँ पर। तो 1 1 2 बार आ गया तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये मैनी 1, क्योंकि 2 और 3 दोनों की इमेज क्या होगी 1, सेम हो गई। देयरफॉर इट इज़ मैनी 1, मैनी 1 हो गई। अब उसके बाद चेक करना है इसको कि ये ऑन टू है या इन टू है। तो दूसरे सेट में एलिमेंट है 1 2 3, तो दूसरे प्लेस पर आपको 1 2 3 दिखाई दे तभी ये क्या होगा ऑन टू। तो दूसरे प्लेस पर 3 नहीं है बेटा, तो ये ऑन टू भी नहीं है और ये 1 1 भी नहीं है। देयरफॉर इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्स इसका हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। थर्ड पार्ट है सेकंड प्लेस पर है 3 2 1, सभी एक एक बार आए हैं, एक से ज़्यादा बार कोई नहीं आया तो 1 1 हो गया, ठीक है ना। बेशक से कोई ना भी आए तो भी चलेगा, लेकिन रिपीट ना हो, कोई एक से ज़्यादा बार ना आए, तो 1 1 रहेगा वो फंक्शन। तो ये 1 1 है। उसके बाद ये ऑन टू भी है क्योंकि सेट एस में 3 एलिमेंट और तीनों यहाँ पर आए हुए हैं सेकंड प्लेस पर। तो देयरफॉर इट इज़ 1 1 ऑन टू। तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 3 1, यहाँ पर 3 1, यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 1 2, ये आ जाएगा इसका इन्वर्स। एरो डायग्राम से बता देता हूँ एक बार। सेट एस टू एस है आपकी मैपिंग 1.5 है। फर्स्ट क्वेश्चन एफ सच दैट एस टू एस, और एस के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो यहाँ पर है 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3। तो फर्स्ट पार्ट में 1 1 से करेक्ट है, 2 2 से, 3 3 से। तो ये फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और इसका इन्वर्स हो जाएगा वापस एस टू एस 1 2 3 1 2 3। ये हो गया कनेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में भी क्या है, सेट यही है एस टू एस, सेम सेट है बेटा एस टू एस, एफ सच दैट एस टू एस, और फंक्शन बना रखे यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर 1 2 3 डाल लेता हूँ मैं, 1 2 3, और कनेक्टेड कौन है, 1 2 से कनेक्ट है, 2 1 से कनेक्ट है और 3 1 से कनेक्ट है। तो ये फंक्शन हो गया मैनी 1। तो मैनी 1 फंक्शन भी हो गया, इनटू भी हो गया, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में यही सेम सेट है एस टू एस, और फर्स्ट सेट में एलिमेंट है यहाँ पर 1 2 3 1 2 3,
एस में एलिमेंट 1 2 3 ही है। कनेक्टेड कौन किससे है? 1 3 से, 3 2 से, 1 3 से, 3 2 से और 2 1 से। तो देखो भाई ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा और वो क्या हो जाएगा? एस टू एस हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 और 1 2 3। तो 1 किसके साथ कनेक्ट है? 2 के साथ, 2 किसके साथ? 3 के साथ, और 3 किसके साथ? 2 के साथ, 1 के साथ। तो ये इसका इन्वर्स आ गया। बस आपने ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज करना है। जैसे एफ आपका था 1 3 2 1 और 3 2, तो इसका इन्वर्स हो जाएगा 3 1 1 2 और 2 3। ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज करना, बस आपने इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हो आप इस तरीके से। तो नेक्स्ट है भाई सेकंड क्वेश्चन, ए इक्वल टू ए बी सी डी एफ कोरस्पोंडेंस टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी बी डी सी ए डी सी शो दैट एफ इज़ नॉट 1 1 फ्रॉम ए टू ए। एफ इज़ 1 1, एफ 1 1 है ए टू ए, आल्सो फाइंड एफ इनवर्स, यानी कि 1 1 है ये और इसका इन्वर्स आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए बुक में, मैं इसको एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एरो डायग्राम से। तो ये है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। एफ सच दैट ए टू ए है ये। तो कनेक्टेड कौन किससे है? ए बी से कनेक्ट है और बी डी से कनेक्ट, सी ए से, बी से, सी, अच्छा सी ए से और डी सी से, सी ए से और डी सी से। तो ये है आपका फंक्शन। तो ये 1 1 तो है ही, क्योंकि कोडोमेन सेट में प्रत्येक एलिमेंट की क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रीमेज। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ कोडोमेन हैज़ एट मोस्ट 1 प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन, देयरफॉर इट इज़ 1 1। और 1 1 भी है, साथ में ऑन टू भी है। देयर इज़ नो एलिमेंट इन सेट ऑफ कोडोमेन विच हैज़ नो प्रीमेज इन सेट ऑफ डोमेन। इस सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसकी कोई प्रीमेज ना हो यहाँ पर। तो ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। अब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा और वो ए टू ए ही आएगा वापस। ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए कनेक्टेड है सी से और बी कनेक्टेड है ए से, नहीं वापस हो जाएगा ना ये, कनेक्ट हो जाएगा ए से। हाँ, तो ए कनेक्ट करेंगे हम सी से, इन्वर्स निकालेंगे तो ये एलिमेंट कनेक्ट होंगे ना। ए कनेक्ट हो जाएगा सी से और बी कनेक्ट हो जाएगा ए से और उसके बाद सी कनेक्ट हो जाएगा डी से, सी डी से कनेक्ट हो जाएगा और डी कनेक्ट हो जाएगा सी से। यानी कि अगर आपका एफ ऐसे था ए पी बी डी और सी ए और उसके बाद डी सी, ये आपका एफ था। तो एफ इन्वर्स हो जाएगा बी ए डी बी ए सी और सी डी, ये हो जाएगा जैसे यहाँ पर मैंने एरो डायग्राम में दिखाया, ठीक है ना। केवल आपने ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज करना है बस, और कुछ भी नहीं। ऑर्डर्ड पेयर को इंटरचेंज करके एफ इन्वर्स निकाल सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। तो अब की बार जो सेट है वो फाइनाइट की बजाय इनफाइनाइट है और जो फंक्शन है वो लिस्टिंग एलिमेंट की बजाय क्या है? रूल मेथड में लिख रखा है। तो इसका इन्वर्स आपने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसको 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, 1 1 ऑन टू प्रूव करके फिर इसका इन्वर्स निकालना है। तो लेट करके चल पड़ते हम एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के इक्वल फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। तो एफ एक्स 1 क्या हो जाएगा? x1 माइनस 7 x2 माइनस 7
तो 7 ऐड कर देंगे उस तरफ, x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर fx इज़ 1 1। fx 1 1 हो गया। अब इसको ऑन टू प्रूव करना हमने, पुट करके चल पड़ा मैं fx को y, और y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 7। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हमने, ये होगी y प्लस 7। अब आपने ऐसा देखना है कि y की जगह कोई ऐसा रियल नंबर है जो मैं यहाँ पर रखने के बाद x की वैल्यू रियल ना ले सकूँ। तो ऐसा कोई रियल देखो जो y की जगह रखो, फिर 7 ऐड करो, रियल ना आए x की वैल्यू, तो ऐसा तो कोई रियल है ही नहीं। आप यहाँ पर लिखोगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल फॉर ऑल, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल इन सेट ऑफ डोमेन, इन सेट ऑफ डोमेन, देयरफॉर f इज़ ऑन टू। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सिंस f इज़ 1 1 ऑन टू, हैंस f इनवर्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर गया ये, और f इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो f इनवर्स y आ चुका है मेरे पास y प्लस 7, और इसको f इनवर्स x में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं x प्लस 7। बस यही है f इनवर्स x। केवल एक लाइन आपने ज़्यादा करनी है 1 1 ऑन टू की बजाय, 1 1 ऑन टू ठीक वैसे ही चेक करना, एक लाइन केवल आपने ज़्यादा लिखनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसका, f सच दैट r टू r, और fx है 1 माइनस 9x। तो इसको हमने चेक करना है सबसे पहले 1 1 ऑन टू, और फिर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो लेट करके चल पड़ता हूँ मैं fx1 को fx2 के इक्वल। तो यहाँ से fx1 की वैल्यू आ गई, fx1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1 माइनस 9x1, और ये आ गई 1 माइनस 9x2। अब दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूँ मैं, दोनों तरफ अगर 1 ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 9x1 इज इक्वल टू माइनस 9x2। अब क्या है कि माइनस 9 से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड, तो ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर fx इज़ 1 1, fx इज़ 1 1, 1 1 फंक्शन हो गया ये। अब इसको प्रूव करना हमने ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू के लिए क्या करना है, fx को y के इक्वल पुट करके चल पड़ते हम, और y है इसके इक्वल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 9x, y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 9x, 1 माइनस 9x, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 माइनस y बाई 9। तो अब आपने ये चेक करना है कि y की जगह कोई ऐसा रियल नंबर रखना है यहाँ पर जिसको कैलकुलेट करने के बाद x की वैल्यू रियल ना आए, तो हो जाएगा ये इनटू, अदरवाइज़ ये क्या है ऑन टू। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू रियल इन सेट ऑफ डोमेन, देयरफॉर f इज़ ऑन टू। f ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी हो गया, तो इन्वर्टिबल हो गया, यहाँ लिख देना। तो f इनवर्स y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 माइनस y बाई 9, और f इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस x बाई 9, ठीक है ना। अब भाई थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम है, क्या करवाएं, थर्ड पार्ट फ्रैक्शन में है, करवा दें। तो थर्ड पार्ट करवा देते हैं। देखो इसी का थर्ड है ये, सेकंड का थर्ड का। तो f सच दैट r टू r है यहाँ पर, और fx गिवन है, fx की वैल्यू क्या है
एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वन। ये यानी कि वन पर एग्जिस्ट नहीं करता, ये इसकी डोमेन में वन नहीं है। तो सबसे पहले इसको वन वन प्रूव कर देता हूँ मैं। लेट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू रियल। तो एफ एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी एक्स वन प्लस वन बाई एक्स वन माइनस वन, एक्स टू प्लस वन बाई एक्स टू माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये आ जाएगा एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन और प्लस एक्स टू और माइनस वन। ठीक, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स वन माइनस एक्स टू और माइनस वन। एक्स वन एक्स टू से एक्स वन एक्स टू कैंसिल हो गया तो ये आ गए, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, टू एक्स वन आ जाएगा टू एक्स टू के इक्वल, और टू से इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये आ जाएगा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर एक्सक्लूडिंग वन, वन को छोड़कर। तो देयरफॉर एफ एक्स इज़ वन वन फंक्शन, एफ एक्स इज़ वन वन फंक्शन, एफ एक्स वन वन फंक्शन हो जाएगा। अब ऑन टू और चेक कर देता हूँ मैं इसको, एफ एक्स को लेट कर लेता हूँ वाई, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी x प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब x को आपने y के प्लेस पर लेकर, यानी कि x को डिपेंडेंट बनाना आपने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब x को लेफ्ट में लेकर आऊँगा, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस वन, x कॉमन लूँगा यहाँ से तो ये आ जाएगा y माइनस वन इंटू एक्स, राइट में y प्लस वन, और x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस वन डिवाइडेड बाई y माइनस वन, ये x की वैल्यू आ गई। अब आपने ये देखना है कि y की कोई ऐसी रियल वैल्यू है जो यहाँ मैं रखूँ और x की वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, ऐसी है कोई बताओ? वन तो लेना नहीं, अब आपने वन तो इसे मना किया था, तो कोई भी ऐसी नहीं है। तो यहाँ लिखो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग वन कोडोमेन देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग वन इन सेट ऑफ डोमेन, therefore f is on to, f is on to, since it is वन वन on to hence it is invertible, और इन्वर्स मैं फाइंड आउट कर देता हूँ इसका, f इन्वर्स y मेरे पास है y प्लस वन बाई वाई माइनस वन, वाई इज़ नॉट इक्वल टू वन, तो f इन्वर्स x हो जाएगा मेरे पास x प्लस वन बाई एक्स माइनस वन एंड x इज़ नॉट इक्वल टू वन। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। आंसर में यहाँ पर दे नहीं रखे आपको x इज़ नॉट इक्वल टू वन। रीज़न इसके पीछे है कि इन्होंने स्टेटमेंट में ही मना कर दिया था कि दो बार नहीं लिखा है, इन्होंने स्टेटमेंट में मना कर दिया था ना कि x इज़ नॉट इक्वल टू वन, इसलिए इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा आंसर में देना कि भाई मना तो कर ही दिया हमने स्टेटमेंट में, तो बार बार क्या लिखें। तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो फोर्थ है भाई, कंसीडर द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री सो दैट एफ इज इनवर्टिबल आल्सो फाइंड द इनवर्स। तो फोर्थ अपने आप ट्राई कर सकते हो बेटा, क्योंकि लीनियर में है ये, और लीनियर में मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवा दिए थर्ड के। देखो थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो भी क्या है, लीनियर, सेकंड पार्ट भी लीनियर था देखो, और फोर्थ जो क्वेश्चन है ना वो भी लीनियर में आ गया, तो आराम से हो जाएगा, तो कोई परेशानी होगी नहीं। और फिफ्थ सम भी लीनियर में ही है, देखो लीनियर ही है, थ्री क्या कहेगा नीचे कांस्टेंट है, तो हो जाएगा इजीली आपसे। मैं सिक्स क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो फ्रैक्शन में है, 6x बाई एक्स माइनस वन। ठीक है, अगर इनमें से कोई करवाना तो बताओ। कर लोगे ना, तो मैं करवा देता हूँ अब सिक्स का फर्स्ट पार्ट।
एफ सच दैट आर एक्सक्लूडिंग 1 टू आर एक्सक्लूडिंग 1, यानी कि सारे रियल नंबर 1 को छोड़कर, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिख रखा था थर्ड के थर्ड पार्ट में। तो एफ एक्स ये डिफाइंड है किससे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सक्लूडिंग 1 ही हम लिख ही चुके यहाँ पर। तो इसमें प्रूव करना है एफ इनवर्स जो है वो एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये प्रूव करना आपने। तो सबसे पहले तो इसको 1 1 ऑन 2 चेक करना है, यानी लेट एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर एक्सक्लूडिंग 1। तो एफ एक्स 1 की वैल्यू क्या हो गई, x1 बाई x1 माइनस 1, एफ एक्स 2 की x2 अपॉन x2 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब x1 x2 माइनस x1 और x2 x1 माइनस x2, ये कैंसिल हो गया, इससे x1 x2 के इक्वल आ गया फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू आर एक्सक्लूडिंग 1, देयरफॉर इट इज़ 1 1, f इज़ 1 1। अब ऑन टू चेक करना है, एफ एक्स को हम y लेकर चलेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी x बाई एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और x को y के प्लेस पर लेकर आना है, तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई, वाई की मल्टीप्लाई इसके साथ, और इसके नीचे 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई x के साथ, तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स और राइट में आ जाएगा y, x को बना जाएगा यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी y बाई वाई माइनस 1। तो अब ये ऑन टू आपने चेक करना है, तो y की हर किसी रियल वैल्यू के लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है यहाँ पर 1 को छोड़कर, 1 उसने मना कर ही रखा है पहले से ही। तो अब आपने ये लाइन लिखनी है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 1 देयर मस्ट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग 1, देयरफॉर इट इज़ ऑन टू, हैंस इट इज़ 1 1 ऑन टू, देयरफॉर इट इज़ इन्वर्टिबल। और f इनवर्स y आ गया इसका y बाई वाई माइनस 1, तो f इनवर्स x आ जाएगा x बाई एक्स माइनस 1, यानी कि सेम आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया, ये यही प्रूव करना था। सेकंड पार्ट भी इजीली हो जाएगा, 3 बाई एक्स है, हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। और 7th का भी पार्ट ऐसा ही 2x बाई 5x प्लस रिफ्रैक्शन के मैंने कितने करवा लिए, ऐसा ही ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और 7th का सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, 7th का थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम है, हो जाएगा, फ्रैक्शन में ही तो है ये, ठीक है ना। 8th क्वेश्चन देखता हूँ मैं, 8th क्वेश्चन स्क्वायर में आ गया, देखो एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी सेमी क्लोज इंटरवल सो दैट एफ इज इनवर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ वेयर आर पॉजिटिव इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि पॉजिटिव नहीं नॉन नेगेटिव। कई बार पॉजिटिव रियल नंबर से भी डिनोट करते हैं आर पॉजिटिव को, लेकिन यहाँ पर नॉन नेगेटिव। 8th क्वेश्चन में पढ़ने लग रहा है बेटा, 8th की स्टेटमेंट देख सकते हो आप। तो 8th क्वेश्चन है, कंसीडर एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी, आर पॉजिटिव टू 4 टू इन्फिनिटी given by fx is equal to x square plus 4, where r positive is set of non-negative real numbers। तो एफ एक्स को लेकर चले हम, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 के इक्वल है, तो लेट कर लेता हूँ मैं एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के इक्वल, एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2।
फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, रियल पॉजिटिव यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर के लिए है ये डिनोटेशन। तो f(x1) की वैल्यू आ गई x1 स्क्वायर प्लस 4 और x2 स्क्वायर प्लस 4, दोनों तरफ 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, रूट ले लेता हूँ। वैसे तो रूट लेने के बाद क्या लगता है यहाँ पर प्लस माइनस का साइन, तो मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास नेगेटिव नंबर तो थे ही नहीं पहले सेट में, तो या तो ज़ीरो है ये या पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया। अगर प्लस माइनस का साइन लगा देता तो x1 x2 नो नेगेटिव हो सकता अनइक्वल आ जाते, फिर x1 x2 क्या आ जाते हैं अनइक्वल, और ये 1 1 नहीं होता। अब ये क्या हो गया 1 1, देयरफॉर fx इज़ 1 1। अब ऑन टू देखते हैं इसको, पुट करके चल पड़ा मैं fx को y, तो y की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी यहाँ से y माइनस 4 और x की वैल्यू होगी यहाँ से y माइनस 4 का स्क्वायर रूट। अब आपने ऐसा रियल नंबर फाइंड आउट करना है कोडोमेन में जो y की जगह रखने के बाद x की वैल्यू इमेजिनरी दे दे आपको या फिर नेगेटिव रियल नंबर दे दे। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, अगर मैं यहाँ पर 4 से छोटी वैल्यू रखूँ तो ये नेगेटिव हो ही जाएगा अंदर, और रूट लूँगा तो इमेजिनरी आ जाएगा। लेकिन 4 से छोटी मैं वैल्यू ले ही नहीं सकता क्योंकि कंडीशन मेरे ऊपर ये है कि भैया आप 4 या 4 से बड़ी वैल्यू ले सकते हो यहाँ पर। तो दैट मीन्स अगर मैं 4 या 4 से बड़ी वैल्यू लेता हूँ तो डेफिनेटली x की वैल्यू क्या आएगी r पॉजिटिव में से। तो यहाँ पर आपने ये लिखना है फॉर एवरी y belongs to r positive, y belongs to 4 to infinity semi close interval set of codomain there must exist x belongs to r positive in set of domain, therefore f is onto, since it is 1 1 onto hence it is invertible, और ये हो गया इसका इन्वर्स f इन्वर्स y इज इक्वल टू y माइनस 4 अंडर द रूट y बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी सेमी क्लोज इंटरवल। तो y को रिप्लेस कर देता हूँ x में मैं, x माइनस 4 अंडर द रूट एंड x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, इन्वर्टिबल हो गया और 1 1 on 2 तो हो ही गया था इसलिए इन्वर्टिबल हो गया, और ये इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर दिया हमने। आए समझ, आए समझ। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, f such that n2 are defined by a function f(x) is equal to 4x square plus 12x plus 15, so that f such that n2 range f is invertible, find the inverse of f। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से। f such that n2 r है अब की बार, क्वेश्चन नंबर है 9th। f such that n2r, n means natural number, r means real number, defined by fx is equal to 4x square plus 12x plus 15, 4x square plus 12x plus 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेक करना ये 1 1 है या नहीं। लेट करके चल पड़े हम fx1 को fx2 के इक्वल, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल। तो f ऑफ x1 क्या आ गया आपके पास 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 और प्लस 15, 4x2 स्क्वायर और प्लस 12x2 और प्लस 15, दोनों तरफ से 15 को मैंने कैंसिल किया, 4x1 स्क्वायर 12x1, राइट में 4x2 स्क्वायर और 12x2, चाहो तो 4 से कैंसिल भी कर सकते हो और लेफ़्ट में ले आएंगे इनको कैंसिल करके 3x1 माइनस 3x2, राइट में 0। तो इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया, x1 माइनस x2
और x1 प्लस x2, 3 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा कंप्लीट में से, यहाँ पर बच जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 3, राइट साइड 0। अब देखो बच्चों, अगर ये नॉन ज़ीरो दिखा दिया आपने तो फिर ये 0 हो जाएगा और x1 x2 भी इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको ये लाइन आपको बोल रही है कि दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है। और दो टर्म का प्रोडक्ट 0 कब कब हो सकता है? जब एक नॉन ज़ीरो हो दूसरा 0 हो, एक नॉन ज़ीरो हो दूसरा 0, या फिर दोनों 0 हों। तो हमने क्या है, इसको नॉन ज़ीरो प्रूव करना है, तब जाकर ये पूरा जो 0 हुआ है ये केवल इसके कारण होगा और x1 x2 इक्वल हो जाएंगे। यानी कि अगर ये 0 के इक्वल नहीं हुआ तो x1 x2 जब तक इक्वल नहीं होंगे तो ये 0 होगा ही नहीं। तो ये मैं 0 के इक्वल मना करता हूँ कि ये नहीं है, और उसका रीज़न देता हूँ। x1 x2 क्या है? नेचुरल। अब दो नेचुरल नंबर में अगर एक तीसरा नेचुरल नंबर 3 और जोड़ देंगे तो 0 कैसे बनेगा? नेचुरल है ना? तो 0 तो किसी हालात में बनेगा नहीं, 0 तो नेगेटिव साइन आने से बनता है, तो नेगेटिव साइन इसमें है ही नहीं। तो यानी कि क्या हो गया, ये नॉन ज़ीरो। तो ये पॉसिबल केवल किसके कारण हुआ? x1 माइनस x2 0 होने के कारण। तो x1 x2 के इक्वल आ गए यहाँ से। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल। तो फंक्शन हो गया आपका 1 1, देयरफॉर f(x) इज़ 1 1। अब चेक करना ये ऑन टू है या नहीं है। तो ये फंक्शन भाई ऑन टू नहीं मिलेगा आपको। f(x) को y के इक्वल लेकर चलता हूँ मैं, तो y की वैल्यू मिल गई मेरे को 4x² प्लस 12x और प्लस 15। तो यहाँ पर x को डिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ मैं, तो सबसे पहले तो 4 से डिवाइड कर देता हूँ सारे को, x² प्लस 3x और प्लस 15/4। अब x के कोफिशेंट का हाफ किया, 3/2 होगा, उसका स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया और सबट्रैक्ट कर दिया, या ऐसे कह लीजिए कि दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो लेफ़्ट में तो हो गया y प्लस 9/4, और राइट में इसको और इसको क्लोज़ करेंगे हम, इसका रूट आ जाएगा x और इसका रूट आ जाएगा 3/2, और इसका साइन लगा देंगे बीच में उसका स्क्वायर। बच गया मेरे पास क्या? 15/4, ये बच गया। तो 15/4 को फिर दूसरी साइड ले जाता हूँ मैं, 3/2 का स्क्वायर एज इट इज़, और ये है माइनस 15/4, x प्लस 3/2 स्क्वायर एज इट इज़, और ये आ जाएगा 9 माइनस 15 क्या आ गया? 6, y माइनस 6/4। अब स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, x प्लस 3/2 जो है वो आ जाएगा इक्वल किसके? प्लस माइनस y माइनस 6√2। तो x की वैल्यू मिल गई मेरे को यहाँ से, x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस y माइनस 6√2। तो अब आपने क्या है कि y की जगह एक ऐसा रियल नंबर फाइंड आउट करना है जो मैं रखूँ यहाँ पर, और x की वैल्यू नेचुरल ना आए। तो ऐसे बहुत सारे नंबर है, जैसे मैं अगर 0 रखता हूँ यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इमेजिनरी, ठीक है ना। बहुत सारे नंबर हैं ऐसे, और वो सारे नंबर 6 से छोटे भी हैं और 6 से बड़े भी मिल जाएंगे आपको। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R देयर कोडोमेन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x belongs to n in set of domain, ठीक है ना। therefore f is not onto, therefore it is not invertible function। इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है ये, लेकिन क्या है कि इसने ये कहा है कि भाई अब इसकी डोमेन के ऊपर, इसकी रेंज के ऊपर इसका इन्वर्स फाइंड आउट कीजिए आप, सो दैट f सच दैट n टू r रेंज इफ f इन्वर्टिबल। तो अपनी रेंज के ऊपर तो बच्चों क्या है कि सारे फंक्शन क्या होते हैं? इन्वर्टिबल। क्योंकि अगर मैं कोडोमेन को हटा दूं, जो एलिमेंट रेंज में शामिल नहीं है, तो वो फंक्शन वो ऑन टू हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 1 ये हो चुका। अब मैं लिखूँगा एवरी फंक्शन
is on to when we change its codomain into range। अगर इसकी कोडोमेन को हटाकर मैं केवल रेंज ले लेता हूँ इसकी, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। और ऑन टू हो गया तो क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, हैंस इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल हो गया तो उसका इन्वर्स अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, इन्वर्स, देयरफॉर एफ इन्वर्स वाई था मेरे पास -3 प्लस -y-6 अंडर द रूट बाई 2 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ से जो है आपने माइनस का साइन एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फर्स्ट सेट में केवल क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेगेटिव तो होते ही नहीं यहाँ पर नेचुरल नंबर, तो एफ इन्वर्स y में आप जो है वो केवल पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा आपने यहाँ पर। तो एफ इन्वर्स x आ जाएगा आपका y-6 अंडर द रूट -3/2। x बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है ना, और वो नेचुरल जो इसकी रेंज में शामिल है केवल। तो ये इन्वर्स निकल गया भाई एफ इन्वर्स x का, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से एक बार, 10th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है और 11th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है। 10th और 11th दोनों सेम टू सेम हैं बिल्कुल। टेंथ में लिखा है कि एफ सच दैट 0 to इन्फिनिटी। 10th क्वेश्चन में देखो, एफ सच दैट 0 to इन्फिनिटी टू आर बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 6x - 5। प्रूव दैट f इज़ नॉट इन्वर्टिबल। मॉडिफाई ओनली द कोडोमेन ऑफ f टू मेक f इज़ इन्वर्टिबल। यानी कि ये इन्वर्टिबल नहीं है, तो आपने इसकी कोडोमेन को मॉडिफाई करना है ताकि ये इन्वर्टिबल हो जाए, ठीक है ना। तो कोडोमेन को कैसे मॉडिफाई करेंगे हम, अभी बताया मैंने आपको। कोडोमेन को रिप्लेस कर देंगे रेंज से, यानी कि वो एलिमेंट हटा देंगे वहाँ से जो कनेक्टेड नहीं है। तो रेंज तो सारी कनेक्टेड होती है, ऑन टू हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। 1 पहले आपने प्रूव करना पड़ेगा इसको, तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। और इन्वर्स मैंने निकालना बता दिया आपको कैसे निकालना है। 9 से डिवाइड करके लेफ़्ट में y लेंगे, तो राइट में ये लेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा y/9, राइट में x² + 2/3x और -5/9। 2/3 का हाफ हो जाएगा 1/3, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/9। ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ ऐड कर देंगे और कंप्लीट स्क्वायर में बंद कर देंगे इसको, और x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने 9th क्वेश्चन किया था। उसके बाद इसमें एक टर्म और फाइंड आउट करनी है आपने, एफ इन्वर्स 43 एंड एफ इन्वर्स 163। तो ये मैं कैलकुलेट करवा देता हूँ आपकी, ठीक है ना। तो 10th क्वेश्चन में जब आप इन्वर्स निकालेंगे एफ इन्वर्स, ठीक यही मेथड रहेगा जो ये है, देख लीजिए एक बार, ये वाला सेम टू सेम बिल्कुल 10th में। तो अब मैं केवल उसमें जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देता हूँ। एफ 10th का जो है वो एफ इन्वर्स आ जाएगा, एफ इन्वर्स एक्स वो आ जाएगा x + 6 अंडर द रूट -1/3, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या निकालना था इसमें, एफ इन्वर्स 43। तो एफ इन्वर्स 43 निकालना था आपने, तो यहाँ पर 43 रखेंगे, 43 + 6 -1/3, तो ये हो गया 49, उसका रूट आ जाएगा 7 -1/3 यानी कि 2। तो एफ इन्वर्स 43 आ जाएगा 2 के इक्वल। बस x की जगह पे जो पूछा, केवल x की जगह पर वही रखना जो पूछ रखा है इसने। नेक्स्ट है x इन्वर्स 163, सेकंड रिक्वायरमेंट है इसकी, एफ इन्वर्स 163। तो यहाँ पर 163 मैं रखता हूँ, प्लस में 6 अंडर द रूट -1/3, तो ये आ जाएगी 169 अंडर द रूट -1
बाई 3 यानी कि 169 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 13 माइनस 1/3 12/3 यानी कि 4। तो ये रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा थी इसमें, ये हमने फाइंड आउट करी थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है। 11th एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू -9 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² + 6x - 9 प्रूव दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स y इज इक्वल टू समथिंग। तो भाई ये फंक्शन तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ इसका। 11th क्वेश्चन है ये, एफ सच दैट आर पॉजिटिव टू -9 टू इन्फिनिटी एंड डिफाइंड बाई 5x² + 6x और -9 प्रूव दैट एफ इज़ इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स y इज इक्वल टू समथिंग। तो सबसे पहले तो इसको 1 1 प्रूव कर देना आप, जैसे मैंने किया था हर एक क्वेश्चन को। fx1 इज इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 5x1² और 6x1 + -9 5x2² + 6x2 और -9 9 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। इसको लेफ़्ट में लेकर आएंगे, 5 कॉमन हो गया, x1² - x2² और +6 कॉमन आ गया यहाँ से, x1 - x2 राइट साइड 0। 5 एज इट इज़ x1 - x2 और x1 + x2 फैक्टराइज कर दिया मैंने इसको, 6 ये है ही, x1 - x2 = 0। तो x1 - x2 इसमें से कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया 5x1 + 5x2 और +6 राइट साइड 0। तो भाई x1 x2 की जगह अगर आप पॉजिटिव रियल रखेंगे, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, आर पॉजिटिव से नॉन नेगेटिव रियल को भी डिनोट किया जा सकता है और पॉजिटिव रियल को भी, तो किसी को कर लो आप, फिर भी ये 0 नहीं बनेगा, क्योंकि ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव और ये तो नॉन नेगेटिव है। ये 3 नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ऐड करने से कभी 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है x1 - x2 आ जाएगा 0 के इक्वल और x1 आ जाएगा x2 के इक्वल, ठीक है ना। तो 1 1 हो गया ये, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल आर पॉजिटिव। अब आपने इसको ऑन टू चेक करना है, तो पुट करूँगा fx को मैं y के इक्वल, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5x² + 6x और -9, 5 से डिवाइड कर देता हूँ पहले, x² + 6/5 - x और -9/5। अब x के कोफिशेंट का हाफ किया जो कि 3/9 हो गया, उसका स्क्वायर हो गया 9/25, दोनों तरफ ऐड कर देता हूँ उसको, और एलसीएम लिया इसका मैंने, ये आ गया 9 + 5y / 25। राइट में इसको रूट में बंद कर देता हूँ, x + 3/5 का स्क्वायर माइनस का 9/5 बच गया, उसको लेफ़्ट में ले जाता हूँ, 9/5 को लेफ़्ट में ले गया, तो x + 3/5 का स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास था 9 + 25 / 25 - 9/5। एलसीएम ले लेता हूँ इसका फिर से राइट में, x + 3/5 का स्क्वायर, राइट में 25 एलसीएम आ गया, और यहाँ पर आ गया 9 + 20, ये 5y था, ये 9 + 5y और ये आ जाएगा 45। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 9 इसमें से, 5y एज इट इज़, और 15 - 9 हो जाएगा 6 यानी कि 36 और डिवाइडेड बाई 25। रूट ले लेता हूँ, x + 3/5 इज इक्वल टू 5y - 36 √/5 प्लस माइनस के साथ, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3 + -5y - 36 √/5। अब आप y की जगह कोई भी रियल नंबर रखते हो, -9 से ग्रेटर, -9 से ग्रेटर रख सकते हो आप। तो -9 से ग्रेटर रखोगे आप, यहाँ पर रखोगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये -9 से ग्रेटर कौन सी वैल्यू हुई, जैसे कि -9 से ग्रेटर -8, तो -8 रखा तो
-40 हो गया ये, है ना। -40 और -36 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। तो -9 से ग्रेटर रखनी है आपने वैल्यू। तो y -6 बाई 5 + 6 और बाई 3। चेक करने की ज़रूरत है बेटा इसको, अभी चेक कर लेते हैं इसको एक बार। ये थी मेरी स्टेटमेंट y = 5x² + 6x - 9। 5 से डिवाइड किया मैंने, 6/5x 9/5, इसका हाफ किया मैंने 6/5 का, जो कि हो गया 3/5, स्क्वायर हो गया 9/25, 9/25। और फिर मैंने इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पर हो जाएगा 25, 9 + 5y और इजिकल टू इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाला पहले x, इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया 3/5 और साइन रख दिया प्लस का। माइनस का 9/5 ऑलरेडी है यहाँ पर बचा हुआ, जो पहले से था अपने पास। 9/5 को मैं दूसरी साइड ले गया, 25 एलसीएम हो गया, 25 एलसीएम हो गया तो ये हो गया 25, ये हो गया 9 + 5y और -45। तो -45 से मैं सेपरेट किया 36 हो गया, 36 और x + 3/5 का स्क्वायर हो गया इसके इक्वल, x + 3/5 आ गया इसके इक्वल, x की वैल्यू आ गई। तो ये था बेटा -9/5 और ये दूसरी साइड जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और ये आ गया 54 + 5y, 54 + 5y। यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ जाए x + 3/5 आ जाएगा 54 + 5y डिवाइडेड बाई 25 और रूट लिया तो मैंने, ये रूट हो गया प्लस माइनस के साथ। तो x की वैल्यू आ जाएगी -3 ± 54 + 5y √√5। अब अगर मैं y की जगह वैल्यू रखता हूँ -9 से इन्फिनिटी, देखो -9 से बड़ी वैल्यू रख सकता हूँ। 9 रखूँगा तो कितना हो गया, -9 रखने से 45 और -9 से बड़ी वैल्यू रखूँगा जैसे कि -8 रख दी, ठीक है ना। 54 + 5y -3 है ये, ठीक है। तो 54 + 5y में y की जगह -9 से बड़ी वैल्यू रखूँगा तो डेफिनेटली क्या आएगा, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव आएगा तो डेफिनेटली क्या बन जाएगा, रियल नंबर, ठीक है ना। आप नेगेटिव साइन एक्सक्लूड कर देना इन्वर्स निकालते समय इसका, -3 + 54 + 5y √5। तो y की हर किसी वैल्यू के लिए जो -9 से बड़ी होगी रियल में, ये डेफिनेटली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव रियल, यानी कि आर पॉजिटिव। देयरफॉर इट इज़ ऑन टू एंड इट इज़ आल्सो इन्वर्टिबल, ठीक है ना। तो ट्राई करें बेटा इसको बार बार, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से ही इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आप निकाल सकते हैं। दिस एक्सरसाइज इज़ कम्प्लीटेड फ्रॉम माई साइड। फर्स्ट थ्योरम है, द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज़ यूनिक। इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज़ यूनिक। बाइजेक्शन का जो इन्वर्स होता है बेटा वो यूनिक होता है, ठीक है ना। ये हमने प्रूव करना है। बाइजेक्शन मीन्स जो फंक्शन 1, 1 ऑन टू होता है उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। जो इंजेक्टिव भी होता है, इंजेक्टिव मीन्स 1, 1 और सरजेक्टिव मीन्स ऑन टू, और बाइजेक्टिव यानी कि बाइजेक्शन मीन्स इंजेक्टिव एज वेल एज सरजेक्टिव, यानी कि 1, 1 ऑन टू। ऐसा फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। तो हमने प्रूव करना है इंजेक्शन इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज यूनिक, यानी कि बाइजेक्शन जो होता है फंक्शन 1, 1 ऑन टू होता है उसका इनवर्स यूनिक होता है। तो लेट करता हूँ बेटा मैं फंक्शन f(x to y) बी एनी बाइजेक्शन मैपिंग, बी ए बाइजेक्शन मैपिंग
बाइजेक्शन फंक्शन दैट इज़ f इज़ 1 1 on 2। बाइजेक्शन मीन्स 1 1 on 2 हो गया ये। तो और लेट करके चलता हूँ मैं कि लेट g सच दैट y टू x एंड h सच दैट y टू x बी टू इट्स इनवर्स, टू इनवर्स ऑफ f के दो इनवर्स लेकर चला मैं। देखो एक g सच दैट y टू x, एक h सच दैट y टू x, दो इनवर्स लेकर चला हूँ मैं, ठीक है ना। इनवर्स लेकर चले हम, f के दो इनवर्स लेकर चले, हमने यूनिक प्रूव करना है। द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन f विल बी यूनिक इफ़ g इक्वल टू h। अगर मैं g और h को इक्वल प्रूव कर देता हूँ तो मैं प्रूव कर पाऊँगा कि बाइजेक्शन का इनवर्स जो है वो यूनिक होता है, ठीक है ना। तो लेट कर लिया मैंने y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ y सच दैट स्मॉल y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ y such that g of y is equal to x1 and h of y is equal to x2 and x1 x2 both belongs to कैपिटल X, ठीक है ना। उसके बाद f of x1 जो है वो y के इक्वल हो जाएगा, f of x1 y के इक्वल हो गया, इन्वर्स निकाल दिया मैंने इसका। और f of x2 भी क्या हो जाएगा बेटा, y के इक्वल। यहाँ पर f of x2 क्या हो गया, y के इक्वल, और f of x1 भी क्या हो गया, y के इक्वल। तो दोनों ही y के इक्वल हो गए बेटा, क्योंकि g और h दोनों इन्वर्स है ना मैपिंग के f के, तो दोनों का इन्वर्स ले लिया मैंने यहाँ पर। अब दोनों इक्वल हो गए तो x1 f(x1) f(x2) क्या हो गए यहाँ से इक्वल, f(x1) और f(x2) क्या हो गए इक्वल, और ये इक्वल हो गए तो x1 x2 भी इक्वल हो गए भाई। x1 x2 क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है f। अगर 1 1 फंक्शन है, देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, y को आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चला मैं कैपिटल Y का, g ऑफ y x1 हो गया। अब ये अगर g जो है वो f का इन्वर्स है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, h y x2 हो गया। अगर h भी f का इन्वर्स है तो ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों की राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड इक्वल होगी। इसके बाद ये लाइन मैंने लिख दी, ये लाइन आ गई थी, ये लाइन मैंने लिखी, क्योंकि एफ एक्स क्या 1 1 फंक्शन है तो उसमें तो ऐसा होगा ही। अब x1 कौन अपना जी वाई और x2 कौन अपना एच वाई। देखो बेटा एक बार कैमरे की रेंज से बाहर था ये, तो ये y के इक्वल हो गए, ये भी y की, दोनों की राइट साइड इक्वल आ गई, तो लेफ्ट साइड मैंने इक्वल रख दी। अब इसके बाद x1 x2 मैंने लिख दिया, क्योंकि भाई एफ एक्स जो है 1 1 फंक्शन था तो ऐसा तो होगा ही, उसमें x1 x2 के इक्वल हो जाएगा। तो g ऑफ y किसके इक्वल हो गया, h के इक्वल। g ऑफ y जो है ना वो किसके इक्वल हो गया, h ऑफ y के इक्वल हो गया। यहाँ से g ऑफ y और h ऑफ y इक्वल हो गए, क्योंकि x1 x2 इक्वल आ गए, तो x1 x2 के ही तो इक्वल थे दोनों। तो इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा, बाइजेक्शन जो है ना वो क्या हो गया, किसी बाइजेक्शन का जो इन्वर्स है वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बेटा थ्योरम, इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन। यानी कि कोई फंक्शन अगर 1 1 on 2 है तो उसका इन्वर्स भी क्या हो जाएगा, 1 1 on 2। सेकंड थ्योरम है, इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन। यानी कि फंक्शन अगर 1 1 on 2 है। सो थ्योरम स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या है कि यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है बाइजेक्टिव, एफ सच दैट एक्स टू वाई बी एनी बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि 1 1 on 2 फंक्शन, ठीक है ना। और जी जो है वो उसका इन्वर्स ले लेता हूँ मैं, एक्स वाई टू एक्स, और जी को आपने 1 1 on 2 प्रूव करना है, ठीक है ना। तो y1 y2 में लेकर चल पड़ता हूँ बच्चों y के एलिमेंट, तो g ऑफ y1 जो है वो आ जाएगा x1 के, और g ऑफ y2 जो है वो आ जाएगा x2 के, क्योंकि g जो है वो f का इन्वर्स है बेटा,
ठीक है ना। जी ऑफ वाई वन एक्स के इक्वल आ गया, जी ऑफ वाई टू एक्स टू के इक्वल आ गया, क्योंकि जी जो है वो एफ का इन्वर्स है। तो एफ का इन्वर्स क्या है जी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन एंड एफ ऑफ एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि एफ जो है वो जी का इन्वर्स है। तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो अब क्या है कि मैं लेकर चलता हूँ अपने पास से जी वाई वन जो है वो जी वाई टू के इक्वल लेकर चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जी वाई वन वन फंक्शन बन जाए, तो उसके लिए मेरे को जी वाई वन को जी वाई टू के इक्वल लेकर चलना पड़ेगा। तो जी वाई वन की वैल्यू क्या होगी, जी वाई वन की वैल्यू देखो आप क्या होगी बेटा, जी वाई वन किसके इक्वल दे रखा है मैंने, एक्स वन के इक्वल दे रखा है, और जी वाई टू एक्स टू के इक्वल दे रखा है, तो एक्स वन एक्स टू के इक्वल हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, एक्स वन एक्स टू के इक्वल हो गया। तो एक्स वन किसके इक्वल था अपना, देखिए एक बार जल्दी से, जी ऑफ वाई वन जी ऑफ वाई टू के इक्वल लेकर चल पड़ा मैं, तो उससे एक्स वन एक्स टू के इक्वल आ गया। अब एक्स वन एक्स टू के इक्वल है, तो उसको मैं एफ एक्स वन ऑफ एफ एक्स टू को इक्वल लेकर चल सकता हूँ, क्योंकि एफ एक्स क्या है, वन वन। एफ एक्स अगर वन वन है बेटा, तो एक्स वन एक्स टू के इक्वल है, तो एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू के इक्वल ही होगा ना। अब एफ एक्स वन किसके इक्वल है, वाई वन के इक्वल, एफ एक्स टू किसके इक्वल, वाई टू के इक्वल। तो आप ये लेकर चले थे और आपने ये प्रूव कर दिया, दैट मीन्स आपने जी वाई को क्या प्रूव कर दिया, वन वन फंक्शन। अब हमने जी वाई को प्रूव करना है, यानी कि जी को प्रूव करना है आपने ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, तो भाई एक्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चल पड़ा मैं कैपिटल एक्स का, और ऐसे लेकर चल पड़ा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल है और वाई जो है वो कैपिटल वाई है। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो जी जो है बेटा वो क्या है, वाई टू एक्स जो है एक्स का एफ का क्या है, इन्वर्स। ये किसका इन्वर्स है, एफ का इन्वर्स। ठीक है ना, तो लेट एक्स बी यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, दोबारा से लेकर चलता हूँ मैं, एक्स एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है कैपिटल एक्स का, सच दैट ऐसे है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वेयर वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई। ठीक है ना, तो भाई एक्स एलिमेंट जो स्मॉल एक्स है बेटा वो कैपिटल एक्स का एलिमेंट ले लिया मैंने, एफ एक्स वाई के इक्वल है और वाई बिलोंग्स करता है कैपिटल वाई से, और जी किसका इन्वर्स है, एफ का। तो जी वाई जो है बच्चों वो एक्स के इक्वल हो जाएगा फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई के लिए। जी अगर वाई टू एक्स है, देखो इसके बाद मैंने ये लाइन लिखी है, जी अगर वाई टू एक्स है तो जी वाई जो है वो एक्स के इक्वल हो जाएगा फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई के लिए, क्योंकि यही तो है फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल आ जाएगा नहीं ये इक्वल जी वाई इज इक्वल टू एक्स फॉर एवरी। अब क्या है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू जो कैपिटल एक्स है बेटा, देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई सच दैट जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। अब हर किसी x के लिए जो है वो एफ एक्स वाई था ना, तो y किससे बिलोंग्स करेगा, कैपिटल Y के लिए, सच दैट जी ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। जी ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल। तो ये क्या होगी, ये जी वाई की ऑन टू की कंडीशन होगी बेटा, जी की। देयरफॉर जी क्या बन गया, ये क्या होगी, देखो ये जी की ऑन टू की कंडीशन होगी, तो जी क्या बन गया, जी ऑन टू फंक्शन बन गया। अब सिंस जी इज़ वन वन आल्सो ऑन टू हैंस इट इज़ बाइजेक्टिव, तो एक बाइजेक्शन होगा बेटा, उसका इन्वर्स भी क्या होता है, हमेशा बाइजेक्शन।